आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात दिल्ली की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात बदतर होते जा रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के मुद्दे पर यहां लगातार तीसरे दिन दो गिरोहों के बीच तशद्दुद हुआ। दंगाइयों ने मंगल के रोज मौजपुर, भजनपुरा, ब्रह्मापुरी और गोकुलपुरी इलाके में पथराव किया। मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास दो ग्रुपों में झड़प के दौरान गोलियां चली। जाफराबाद में भी पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। बाद में करावल नगर रोड पर वाक़े चंदन बाग में हालात तब बिगड़ गए जब बलवाइयों ने पथराव शुरू किया। करीब 50 मिनट तक यहां पथराव होता रहा और बड़ी तादाद में मौजूद पत्थरबाजों को रोकने के लिए महज 20 पुलिस एहलकार मौजूद थे। बाद में मौके पर पुलिस की टुकड़ी पहुंची। इस बीच म्युनिसिपल काउंसलर ताहिर हसन के दफ्तर में दंगाइयों ने आग लगा दी। उनके दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसी दफ्तर की 4 मंजिला इमारत की छत पर चढ़कर कई लोग पथराव कर रहे थे। दोनों गुटों से पुलिस ने बातचीत की कोशिश की। करीब 10 मिनट के लिए दोनों गिरोह खामोश भी हुए और पत्थरबाजी रुक गई, लेकिन बाद में फिर पथराव और आगजनी शुरू हो गई। जाफराबाद और मौजपुर इलाकों में हुई झड़पों के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। पीर के रोज 5 और मंगल को 5 और अफराद की मौत हो गई। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें 56 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। एक DCP को सर में चोट लगी है। करीब 70 अफराद गोली लगने से जख्मी हुए हैं। हेड कांस्टेबल रतनलाल की पीर के रोज मौत हो गई थी। पहले यह बताया गया था कि सिर पर पत्थर लगने से उनकी मौत हुई है, लेकिन मंगल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इसमें खुलासा हुआ कि रतनलाल को कंधे पर गोली लगी थी और उसी की वजह से उनकी जान गई। वो बुखार होने के बाद भी ड्यूटी कर रहे थे। रतनलाल हेड कांस्टेबल मूल रूप से यानी बुनियादी तौर से राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने मंगल की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हालात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान MS रंधावा ने कहा कि तशद्दुद से मुतासिर इलाकों में सेक्शन 144 लगा दी गई है। निगरानी के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इसी बीच खबर आई है कि मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग और कारावल नगर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अनावश्यक रोडों पर नहीं आए। देखते ही गोली मारने के आदेश है। आप लोग घरों में रहे, रोड पे आके अनावश्यक रूप से पथराव न करें और मतवाई कथा नहीं करें। दिल्ली में पिछले 3 दिन से जारी तशद्दुद को लेकर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक आला सतही इजलास बुलाया। इसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और पुलिस के आला अफसर शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली में पीस कमेटी को फिर से एक्टिव करने पर फैसला हुआ। केजरीवाल ने बताया कि सभी सियासी पार्टियों को सियासत से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। इधर पुरतशद्दुद वाक़यात को लेकर एक्टिविस्ट हर्ष मंदार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर भड़काऊ बयान देने वाले कायदीन पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में चाशुम्बे को सुनवाई होगी। पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली के पिछले 2 दिन से हालात शांति व्यवस्था के खराब होते जा रहे हैं दिल्ली के कुछ इलाकों में, खासकर पूर्वी दिल्ली में, वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है। सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। जिसके जो भी मामलात हैं, जिसके जो भी मसले हैं, सभी मसले शांतिपूर्वक बैठ के समाधान हो सकते हैं। हिंसा से किसी का कोई समाधान नहीं निकलने वाला, ना इस तरफ का समाधान निकलेगा ना उस तरफ का समाधान निकलेगा। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक पुलिस वाले की, एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं। इसके अलावा कुछ और सिविलियंस की मौत हुई है। ये भी सब लोग जिनकी भी मौत हुई है, पुलिस वाले भी और जो सिविलियंस थे, वो सब हमारे ही थे, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही दिल्ली के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है। वो भी किसी ना किसी परिवार के सदस्य थे जिन लोगों की मौत हुई है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों की दुकानें लुट गई वो अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों की गाड़ियां, मोटरसाइकिल चली गई, जल गई, वो अच्छी स्थिति नहीं है। और इसमें सभी लोगों का नुकसान हो रहा है। कल को आज किसी का हो रहा है, कल को किसी और का होगा। तो अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसमें जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके सभी विधायकों को बुलाया था
चाहे बीजेपी के विधायक हों चाहे हमारी पार्टी के हों, दोनों के विधायक आए थे और सभी सीनियर ऑफिसर्स थे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के। और जो उसमें मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली में तशद्दुद में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि शहरियत तरमीमी कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी और बीजेपी का सियासी सतह पर मुकाबला करने के बजाय फ़िरका वाराना जज्बात को मुश्तइल करते हुए हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में मनसूबाबंद तरीके से तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने मुजाहिरीन से सवाल किया कि एक हाथ में कौमी परचम और दूसरे हाथ में पत्थर, ये किस तरह का एहतजाज है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे में अक़लियतें ना आएँ और उन पर भरोसा ना करें। माशी ताकत के तौर पर मुल्क को दुनिया में आगे ले जाने की मोदी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस पर अपोजिशन की जानिब से गैर ज़रूरी बयानात देने की मजम्मत की। आज दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है, जानबूझकर ये इंसिडेंट किया है, क्योंकि हम थोड़ा सहन कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल लोग समझेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कोई 130 करोड़ जनता देश में है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं है। जो भी मज़हब का होगा, जो भी प्रांत का होगा, इवन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, इवन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, इवन कोई मज़हब के खिलाफ नहीं है, कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है, कोई रीजन के खिलाफ नहीं है। फिर भी जानबूझकर नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के, देश के प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए ये लोग प्रयास करें, ये बहुत गलत है। हम भारत सरकार कमज़ोर सरकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपने ही लोग हैं, कुछ लोग भड़का है कारण आंदोलन कर रहे, ऐसे हम थोड़ा इतने दिन से सहन से बैठे हैं। मगर आप लोग इतना वायलेंस करते हुए एक हाथ में नेशनल फ्लैग पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में पत्थर लेके पुलिसों को हत्या करते हैं, ये क्या देशभक्ति है? ये क्या आंदोलन है? ये आंदोलन बोलते हैं क्या? ऐसी आंदोलन कभी नहीं होता था। इसको पूरे राजनीतिक पार्टी जवाब देना चाहिए। जो शहनबाग में जाके भाषण दिया है इतने दिन, हर रोज कुछ राजनीतिक पार्टी जाके उनको भड़का रहे थे लोगों को। आज भी कल भी हैदराबाद में अलग अलग जगह आम सभा करके सीएए के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे, वो लोग जवाब देना चाहिए। क्या लगता है ट्रंप के विजिट, प्रेसिडेंट ट्रंप के विजिट के दौरान यह हिंसा एक साजिश का हिस्सा है, कोई कॉन्स्पिरेसी है? आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? एक दुनिया के एक बड़ा देश का अध्यक्ष, अमेरिका का अध्यक्ष, उनका परिवार भारत में 2 दिन का टूर पे आए, वो समय पे ऐसा करना बहुत गलत है। हिंदुस्तान और अमेरिका ने आज यहां अपने ताल्लुकात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और मजमूई आलमी डिप्लोमेटिक शराकतदारी कायम करने का ऐलान किया और दिफाई सप्लाई चेन के तबादले में इजाफा करने और स्मगलिंग, दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम से निपटने के लिए नया निज़ाम वज़ा करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हैदराबाद हाउस में हुई चोटी की मीटिंग में ऐलान किया गया। इससे पहले मोदी ने ट्रंप का हैदराबाद हाउस में खैर मकदम किया। इसके बाद दोनों लीडरों के दरमियान तन्हाई में बातचीत हुई। उसके बाद वफूद की सतह पर आला सतही मीटिंग शुरू हुई। तन्हाई में हुई मीटिंग के बाद मुख्तसर बयान में मोदी ने अमरीकी सदर का रस्मी खैर मकदम करते हुए कहा कि मैं आपका और अमरीकी वफद का हिंदुस्तान में खैर मकदम करता हूं। मैं जानता हूं कि आप इन दिनों मसरूफ़ हैं, फिर भी आपने हिंदुस्तान आने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ट्रंप शाम को राष्ट्रपति भवन में सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके एजाज़ में मुनक़िद इशाया में शिरकत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ 53 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 सवालों के जवाब दिए। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि उन्होंने कश्मीर मामले पर मीडिएशन को लेकर कुछ नहीं कहा। कश्मीर यकीनन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़ा मसला है, वो इस पर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। ट्रंप ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुद्दे पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर उन्हें मजबूत जवाब दिया। मोदी ने बताया कि पहले जहां 4 करोड़ मुसलमान थे, वो आज 20 करोड़ हैं। वो मुसलमानों को साथ मिलाकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीए पर ट्रंप ने कहा कि वो इस पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान पर ही छोड़ते हैं। उम्मीद है कि वो उन लोगों के लिए सही फैसला लेंगे। Earlier today, we expanded our defense cooperation with agreements for India to purchase more than $3 billion of advanced American military equipment, including Apache and MH-60 Romeo helicopters, the finest in the world. These deals will enhance our joint defense capabilities as our militaries continue to train and operate side by side.
In our discussions, Prime Minister Modi and I affirmed our two countries' commitment to protecting our citizens from radical Islamic terrorism. In this effort, the United States is also working productively with Pakistan to confront terrorists who operate on its soil. Together, the Prime Minister and I are revitalizing the Quad initiative with the United States, India, Australia, and Japan. Since I took office, we have held the first Quad ministerial meeting. I guess you would call it a meeting, but it seems like so much more than that, an expanded cooperation on counterterrorism, cybersecurity, and maritime security to ensure a free and open Indo-Pacific. As we deepen our partnership with India, we remember that our two countries have always been united by shared traditions of democracy and constitutions that protect freedom, individual rights, and the rule of law. During our visit, we discussed the importance of a secure 5G wireless network and the need for this emerging technology to be a tool for freedom, progress, prosperity, not to do anything where it could be even conceived as a conduit for suppression and censorship. सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क को दहला देने वाले निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल मामले के कसूरवारों को अलग अलग फांसी देने से मुतालिक मरकज़ और दिल्ली हुकूमत की खुसूसी इजाज़त अर्जी पर समाअत 5 मार्च तक के लिए मंगल को टाल दी। जस्टिस आर भानुमति की सदारत वाली खुसूसी बेंच ने यह कहते हुए अर्जी की समाअत 5 मार्च तक के लिए टाल दी कि गुनाहगारों को 3 मार्च को फांसी दी जानी है, इसलिए वो डेथ वारंट के अमल में आने का इंतजार करेगी। मरकजी हुकूमत ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें उसने कहा है कि चारों गुनाहगारों को अलग अलग फांसी नहीं हो सकती। वाज़ेह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चारशंबे को अपने फैसले में कहा कि निर्भया के चारों कसूरवारों को अलग अलग वक्त पर फांसी नहीं दी जा सकती, जबकि मरकजी हुकूमत ने अपनी अर्जी में कहा था कि जिन कसूरवारों की अर्जी किसी भी फोरम में इल्तिवा में नहीं है, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। एक कसूरवार की अर्जी इल्तिवा में होने से दूसरे कसूरवारों को राहत नहीं दी जा सकती। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर के खौफ से हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु के जिले नागापट्टनम के एक मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने बैंक से रकम निकाल ली। गांव के लोगों को इस बात का खौफ है कि बैंकों में केवाईसी यानी नो योर कस्टमर को एनपीआर से मरबूत किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें इस बात का खौफ है कि मुस्तकबिल में वो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से महरूम हो सकते हैं। यही खौफ उन्हें रकम निकालने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि बैंक हुक्काम की जानिब से अवाम से रकम ना निकालने की अपील की गई है, ताहम उन्होंने बैंक हुक्काम की बात को नज़रअंदाज कर दिया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने कहा है कि हरितारम प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले पौधों में 80% पौधों का तहफ़्फ़ुज़ ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज नलगुंडा ज़िले के देवरकुंडा बल्दिया में पटना प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मकामी ओहदेदारों और मुंतखबा नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि देवरकुंडा बल्दिया के हालात को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नए बल्दी कानून के मुताबिक हुकूमत तमाम बल्दियात में शजरकारी को काफ़ी अहमियत दे रही है, इसलिए बल्दिया से बजट में 10% रकम मख्तस की जा रही है। इस फंड के जरिए बल्दिया में बड़े पैमाने पर शजरकारी का प्रोग्राम अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि 80% पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होने वाले अवामी मुंतखबा नुमाइंदों या फिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने अपने वार्ड्स में पौधों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ। इसी तरह पीने के पानी की सरबराही का भी वक्तन फ़ौक़तन जायज़ा लेते रहें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो पानी की जांच करने के बाद ही शफ़ाफ़ पीने का पानी आवाम को सरबराह करें। उन्होंने बल्दिया के जरिए फराहम किए गए नल कनेक्शन को मीटर लगाने का मशवरा दिया। पल्ले प्रोग्राम के तहत देवरकुंडा बल्दिया में पार्क, शमशान घाट और मार्केट कायम करने का मशवरा दिया। ఖచ్చితంగా మీరు ఆ పొడి చెత్తను కూడా మీరు అమ్మినట్టయితే ₹1,00,000 దాకా మీకు ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది। నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరు నా మాట నమ్మకపోతే దేవరకొండ కౌన్సిలర్లందరూ ఒక బస్ వేసుకొని రండి, సిరిసిల్లాలో మేము చూపెడతాం। ఆటోలో కూడా తడి చెత్త ఒక డబ్బాలు వేయాలి, పొడి చెత్త ఇంకో దిక్కు వేయాలి, మళ్ళీ రెండు ఒకటే దగ్గర కలిపితే లాభం లేదు। మీరు ఇంట్లో వేరు చేసినా ఆటోలో కలిసిపోయింది అనుకో ఏం లాభం లేదు, మళ్ళీ మొదటికే వస్తుంది। అందుకే రెండు అలగలగ్ చేసి బ్రహ్మాండంగా మీరు అప్పచెప్పండి। అప్పచెప్తే తడి చెత్త నుంచి ఎరువును తయారు చేసి మీ రైతులకే ఇస్తాం, పొడి చెత్త నుంచి మీకే ఆదాయాన్ని కూడా చూపెడతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। 8,000 కుటుంబాలకు గాను 16,000 బుట్టలను రాబోయే 4-5 రోజుల్లోనే కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో, ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వార్డుల వారీగా కౌన్సిలర్ల ఆధ్వర్యంలో చేపడతాం। వెంటనే
మీకు అందజేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీకు వార్డు కమిటీ సభ్యులను నేను కోరేది ఒకటే, మీరు ఇల్లు తిరగాల్సి ఉంటుంది, ఇంటింటికి తిరిగి అప్రమత్తం చేయాలి. మీ వార్డుల్లో ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపడతా ఉన్నాం. మీ వార్డుల్లో సఫాయి సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో, శానిటేషన్ సిబ్బంది ఎవరైతే, సఫాయి కర్మచారులు ఎవరైతే ఈరోజు ఆ చెత్తను తీసుకొని పోయే సాఫ్ చేసేటోళ్ళు కానీ, చెత్తను తీసుకొని పోయడానికి వచ్చే బండ్ల వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళను వార్డుకు పరిచయం చేస్తాం, ఇంటింటికి పరిచయం చేస్తాం. పరిచయం అనే కార్యక్రమం పెడతా ఉన్నాం. ఈ పరిచయం అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఏం చేస్తాము అంటే, మీ ఇంటి దగ్గరికి ఆ బండి రాకపోయినా, సాఫ్ చేసేటోళ్ళు రాకపోయినా, డైరెక్ట్గా మీరు మున్సిపల్ కమిషనర్కో కౌన్సిలర్కో ఫోన్ చేసే అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఆ సిబ్బందికే ఫోన్ చేసి ఏమమ్మా ఈరోజు రాలేదు. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने नलगुंडा जिले के देवरकुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने इस इलाके में कचरे पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने इस मसले पर बल्दिया के कमिश्नर, सदर नशीन और काउंसलर पर बरहमी का इजहार किया और उन पर जुर्माना आयद करने की हिदायत दी। क़ब्ल अज़ीं KTR ने देवरकुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इनमें ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज के नेटवर्क, सड़कों की तामीर और पार्क्स की तामीर शामिल है। ये काम देवरकुंडा टाउन में 48 करोड़ रुपए के सरफे से अंजाम दिए जाएंगे। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज सदाशिव पेट बल्दिया में पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदाशिव पेट टाउन का दौरा करते हुए वार्ड 16 और 4 में सड़कों के दरमियान पाए जाने वाले बरखी खंभों, जंग पकड़ने वाले बरखी खंभों और फुटपाथ पर ट्रांसफार्मर्स हटा देने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि सड़कों के दरमियान बरखी खंभों से हादसात पेश आते हैं। इस प्रोग्राम के तहत इन खंभों को दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने मकामी अवाम से उनके मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की। महकमा बरखी के ओहदेदारों को मशवरे दिए। उन्होंने मज़कूरा 2 वार्ड्स में बरखी के लो वोल्टेज के मसले को फौरी दूर करने का मशवरा दिया। मियारी बरखी की सरबराही के लिए ज़ायद ट्रांसफार्मर्स तनसीब करने की हिदायत दी। वज़ीर फाइनेंस ने टाउन के बाज़ इलाकों में मकानात के ऊपर से गुजरने वाले बरकी तारों को हटाने की हिदायत दी। उन्होंने बरखी के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इन तजावीज़ का तखमीना तैयार करते हुए रकमी मंजूरी के लिए उनसे रुजू हों। उन्होंने हर रोज़ बरखी ट्रांसफार्मर्स की कारकर्दगी और दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर देने का भी मशवरा दिया। बल्दिया के अहदेदारों को सड़कों की मरम्मत, गढ़ों को बंद कर देने और शजरकारी के प्रोग्राम अंजाम देने की हिदायत दी। कचरे के लिए टाउन के मज़ाफ़ात में डंपिंग यार्ड कायम करने का मशवरा दिया। इसके अलावा शमशान घाट के क़याम की भी हिदायत दी। वार्ड 16 में हरीश राव ने मकामी आवाम से बातचीत करने के बाद पटना प्रगति प्रोग्राम के लिए तश्कील करदा वार्ड कमेटी के अरकान से बातचीत की। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत बहबूदी प्रोग्रामों पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आदि बटला में पटना प्रगति प्रोग्राम के मौके पर आवाम से मुलाकात करते हुए उन्होंने जोर दिया कि कचरे की नक्काशी सही तरीके से की जाए और इसके लिए 8 गाड़ियों का इफ्तिताह इन्होंने अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 4 मार्च तक चलने वाले इस प्रोग्राम में मकामी अफराद को शामिल करें ताकि प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि 60 सीनियर सिटीजन्स के साथ कमेटी तश्कील दी गई है जो कामों को खतियत देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत रंगारेड्डी म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 130 करोड़ रुपये जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 10% बजट हरितारम प्रोग्राम के लिए मख्तस किया गया है। इस मौके पर मकामी रुकने असम्बली के अलावा दीगर मौजूद थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज भोनगिर जिले के चिरियाल को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि 20 दिन के अंदर चिरियाला को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील करने का ऐलान अगर नहीं किया जाता तो ऐसी सूरत में वो अवामी तहरीक में शिद्दत पैदा करेंगे। इसी के किस्से के तौर पर कौमी शाहरा का मुहासरा करेंगे और TRS के कायदीन को इस इलाके में घूमने फिरने से रोका जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर मरण व्रत भी शुरू करेंगे। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि चिरियाला को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील करने का मुतालबा गुज़िश्ता 1 साल से किया जा रहा है। इस सिलसिले में सियासी जमातों की एक JAC भी कायम हुई, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर नए रेवेन्यू डिवीजन का ऐलान करें। నా మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి మరొక 10 రోజులు దీక్ష చేయడం జరిగింది. అందుకనే ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల పక్షాన ఉండాలని చెప్పి నిర్ణయించుకొని ఈరోజు మొదటి దశగా ఉద్యమాన్ని మొదలు పెడుతున్నాం. అందరూ కూడా దయచేసి దీంట్లో ఉద్యమాల్లో పాల్గొనండి, శాంతియుతంగా పోరాటం చేసి సాధించుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధం లేని వ్యక్తి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ గతి పట్టింది. నిజంగా చేరియాలో జంగాలో పుట్టినవాడే ఎమ్మెల్యే ఉంటే ఇది అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే 2 సార్లు 7 ఏళ్ళు ఉన్నాడు, తెచ్చుకోలేడా? 3 మండలాలు ఉన్నాను, జిల్లా ఇస్తున్నాం. నిన్న నారాయణపేట జిల్లా ప్రకటించున్నాం. టీడీపీలో గెలిచి కాంగ్రెస్ TRSకి వచ్చిన ఎమ్మెల్యే
సిరిసిల్ల 4 మండలాలకి జిల్లా ఇచ్చిండు. వనపర్తి నిరంజన్ రెడ్డి అని చెప్పి ఆయన శిష్యుడు ఉంటే ఆయనకు 4 మండలాలకు జిల్లా ఇచ్చిండు. మొన్న మా జిల్లాలో హుజూర్నగర్లో బై ఎలక్షన్ జరిగితే ఓట్ల కోసం డివిజన్ ఇస్తానని చెప్పి గెలవగానే ఆర్డీఓ ఆఫీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఉద్యమాల పురిటిగడ్డ ఈరోజు ఇది. ఆ రోజు రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి ఒక బైరాన్పల్లిలోనే ఒకే రోజు 300 మంది ఆత్మ బలిదానాలు చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళు అలాంటి ప్రాంతం ఈరోజు ఈ చిన్న కోరిక నిజంగా దురదృష్టకరం. నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, నువ్వు పట్టుదలకు పోకుండా ఇప్పటికైనా మా రెవెన్యూ డివిజన్ ప్రకటించి అన్ని ఆఫీసులు ఈ ప్రాంతానికి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చేయాలని. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చేర్యాల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు కనీసం చెరువులను నీళ్లు నింపే పరిస్థితి లేదు. ఆ రోజు మొదలుపెట్టే ప్రాజెక్టు ఆ విషయాలకు వస్తే ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. చేర్యాల ప్రాంతానికి, జనగామ ప్రాంతానికి తప్పకుండా దానికి పోరాటం చేస్తాం. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మా ఓపికకు పరీక్షించొద్దు. మా జేఏసీ వాళ్ళు కూడా అలిసిపోయిండ్రు. అందుకని మేము కూడా ఈరోజు రంగంలోకి దిగాం. తప్పకుండా రేపు ఉద్యమం ఉధృతం అవుతుంది. దానికి ఏమైనా జరిగితే ప్రభుత్వాన్ని బాధ్యత అని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తూ వెంటనే రెవెన్యూ డివిజన్ ప్రకటించాలని అన్ని ఆఫీసులు కూడా చేర్యాల ప్రాంతంలో గతంలో మెయిన్ బ్యాంక్ ఉండే, ఆ బ్యాంక్ కూడా అంతా విడిపోయేసరికి మెయిన్ బ్రాంచ్ అంగన్వాడీ బ్రాంచ్ అది కూడా చక్కగా లేకుండా అయిపోయింది. అందుకని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రజల్ని శాంతియుతంగా ఉద్యమిస్తాం. మీ అందరికీ నా పూర్తిగా నా అండగా ఉంటుంది, నా సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పి మన కోరిక నెరవేర్చే వరకు మీతో ఉంటానని అందరికీ కూడా మాటిస్తున్నాం. मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा है कि पुराने शहर में 5 किलोमीटर मेट्रो रेल कॉरिडोर तामीर करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके दूसरे मरहले के तहत इसको एयरपोर्ट शमशाबाद तक तोसी देने का मंसूबा है। दूसरे मरहले के तहत रायदुर्गम एयरपोर्ट 31 किलोमीटर और लकड़ी का पुल एयरपोर्ट नई लाइन का भी मंसूबा है। दूसरे मरहले के कामों के लिए दिल्ली मेट्रो ने DPR तैयार किया है। मुसाफिरीन से LNT को 1 करोड़ का मुनाफा हो रहा है और मेट्रो मॉल से हर माह 10 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। LNT की जुमला आमदनी 40 करोड़ की हो रही है। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो को 269 एकड़ अराजी दी है। उन्होंने बताया कि अब तक 16 करोड़ आवाम ने मेट्रो का सफर किया है। आंध्र प्रदेश के चित्तौर की फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 6 साल लड़की की असमत दरी और उसके कत्ल की सनसनीखेज वारदात पर मुलजिम पठान मोहम्मद रफ़ी को फांसी की सज़ा सुनाई है। मुलजिम ने 7 नवंबर 2019 को शादी की एक तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में लड़की भी अपने वालिदैन के साथ शरीक हुई थी। बाद मुलजिम ने लड़की को फंक्शन हॉल से कुछ खाने पीने की अशिया का लालच देकर ले गया और उसका जिनसी इस्तेसाल करने के बाद उसका कत्ल कर दिया। उसने बाद लाश को 30 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। अदालत ने मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई। AP के ज़िले चित्तूर में पॉक्सो एक्ट का ये पहला मामला है जिसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। कोराला बालाकोटा पुलिस ने मुलजिम को इस वारदात के 10 दिन बाद यानी 16 नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। हैदराबाद के निज़ाम के दौर के फायर इंजन जॉन मॉरिस, जिसने कभी निज़ाम स्टेट रेलवेज़ के लिए खिदमत अंजाम दी थी, नई दिल्ली में मुनक़िदा 54th स्टेशन मेन विंटेज कार रैली में JMIA ट्रॉफी जीती। जॉन मॉरिस फायर इंजन को 1914 में तैयार किया गया था और उसका इस्तेमाल हैदराबाद रियासत की निज़ाम स्टेट रेलवेज़ की जानिब से किया गया था और अब इसको दिल्ली के नेशनल रेल म्यूज़ियम में आवाम के मुशाहिदे के लिए रखा गया है। इस विंटेज रैली में शामिल गाड़ियों में ये फायर इंजन सबसे कदीम है। जॉन मॉरिस फायर इंजन इस रैली की वाहिद गाड़ी है जो तकरीबन 106 साल कदीम है। इस बावकार विंटेज कार रैली को देखने के लिए आने वाले शुरा की तवज्जो अपनी जानिब मजबूल करवाते हुए इस फायर इंजन ने रैली के 70 किलोमीटर का सफर तय किया। जॉन मॉरिस फायर इंजन साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों के मुताबिक दुनिया का वाहिद फायर इंजन है जिसमें असली टायर्स श्यूसबरी एंड चैलेंजर सॉलिड लगाए गए हैं और इस फायर इंजन में हुनूज उसके एजैक्स गन मेटल टरबाइन पंप असल पुर्जे लगे हुए हैं। इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे के कैरेज वर्कशॉप लालागुड़ा के तकनीकी माहिरीन इसकी मामूल के मुताबिक मरम्मत का काम अंजाम देते हैं। हुक्काम के इल्म में मसाइल को लाने के लिए हैदराबाद के बाज़ अफराद ने अनोखा तरीक़ा इख्तियार किया। इस मरतबा ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले अफराद ने सड़क पर पड़े गड़ों की पैमाइश यानी मेजरमेंट लेते हुए इसकी वीडियो को सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुंचाया। 18 फरवरी को हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो दीगर अफराद के साथ निज़ामपेट इलाके में गड़े की पैमाइश यानी मेजरमेंट करता हुआ दिखाया गया। ये सड़क ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैदर नगर के हुदूद में आती है। शहरियों ने इस वीडियो के जरिए देखा कि ये गड़ा 3 मीटर चौड़ा और
आधा फीट गहरा है। इस वीडियो के साथ श्रीनिवास ने ट्वीट किया कि निजामपेट जो जीएचएमसी के हैदरनगर डिवीजन के तहत आता है, वहां के आवाम को मुश्किलात का हर रोज सामना है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव से कहा कि ये डिवीजन जिसकी जिम्मेदारी वजीर मौसूफ ने ली है उसमें ऐसी सूरत हाल बरकरार है। उन्होंने लिखा कि गड़े 3 मीटर चौड़े और निस्फ फीट गहरे हैं। इस वीडियो को तकरीबन 7000 अफराद ने देखा, जो माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट पर वायरल हो गया। इसके वायरल होने के अंदरून 4 दिन जीएचएमसी के अहदेदारों ने इस गड़े की मरम्मत की। जोनल कमिश्नर कुकटपल्ली ने कहा कि इस गड़े को पुर करने की तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए इस मसले को दूर कर लिया गया। फिल्म के मंजर का टिकटॉक वीडियो बनाने की कोशिश के दौरान एक नौजवान नहर में गर्क हो गया। ये वाकया शहर हैदराबाद के चंपापेट में पेश आया। चंपापेट डिवीजन के कटकोनी कॉलोनी का रहने वाला ये नौजवान पवन श्रीहरि की अदाकारी वाली तेलुगु फिल्म भद्राचलम के एक मंजर का टिकटॉक वीडियो बना रहा था। एनी शाहिदीन ने कहा कि पवन अपने कंधे पर बकरा लेकर नहर में उतरा और वो फिल्म के उसी तरह के मंजर की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसका तवाजुन खो गया और वो नहर में गिर पड़ा। चूंकि वो तैराकी से नावाकिफ था इसलिए गर्क हो गया। उसकी लाश को निकालते हुए पोस्टमार्टम के बाद रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। मकामी अफराद ने बताया कि पवन और उसके दोस्त टिकटॉक से काफ़ी मुतासिर थे और वो फिल्म के मनाजिर का वीडियो बनाना चाहते थे। हैदराबाद में 5 नए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने हलफ लिया। नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में के शेखर रेड्डी, एम नारायण रेड्डी, जी शंकर नायक, सैयद खलीलुल्लाह और डॉक्टर मोहम्मद अमीर हुसैन शामिल हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर राजा सदाराम ने उनको तेलंगाना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के दफ्तर में हलफ दिलाया। के शेखर रेड्डी तेलुगु रोजनामा नमस्ते तेलंगाना के साबिक एडिटर हैं, जबकि एम नारायण रेड्डी CEO टी न्यूज़, जी शंकर नायक का ताल्लुक महबूबाबाद ज़िले से है और वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीर हुसैन पेशे के एतबार से वकील हैं और सैयद खलीलुल्लाह भी वकील हैं। तेलंगाना एडसेट 2020 का आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। 27 फरवरी से ऑनलाइन दरखास्तों को कबूल किया जाएगा। 20 अप्रैल तक बगैर जुर्माने के दरखास्तें कबूल की जाएंगी। बाद अज़ाम 25 अप्रैल तक 500 रुपये लेट फ़ी के साथ दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। बीएड कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले एडसेट इम्तिहान 23 मई को मुनक्किद होगा। 17 सीटों की 55 राज्यसभा सीटों के लिए 2 साला इंतखाबात 26 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी रिलीज के मुताबिक इन 17 रियासतों से मुंतखब किए गए राज्यसभा अरकान का मुद्दतकार अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। इनमें डिप्टी चेयरमैन हरवंश, मोतीलाल वरोरा, रामदास अठावले, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, कुमारी शैलजा, विजय गोयल, प्रेमचंद गुप्ता, तिरुचि शिवा वगैरह अहम हैं। कमीशन के मुताबिक इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन 6 मार्च को जारी होगा और 13 मार्च को नामजदगी, 16 को पर्चे नामजदगी की जांच और 18 मार्च को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल से मुंतखब किए गए अरकान 2 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, आसाम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल के अरकान की मुद्दतकार 9 अप्रैल और मेघालय के अरकान की मुद्दतकार 12 अप्रैल को ख़त्म होगी। महाराष्ट्र की 7, ओडिशा की 4, तमिलनाडु की 6, मगरबी बंगाल की 5, आंध्र प्रदेश की 4, तेलंगाना की 2, आसाम की 3, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 2, गुजरात की 4, हरियाणा की 2, हिमाचल की 1, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर की 1, राजस्थान की 3 और मेघालय की 1 राज्यसभा सीट पर इलेक्शन होगा। मिस्र के साबिक सदर हुस्न मुबारक का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 92 साल की थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो अलील थे और काहिरा के एक हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी भी की गई, लेकिन आज उन्होंने हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा काहिरा के तुमतावी मस्जिद में अदा की जाएगी। मिस्र के सरकारी टीवी चैनल पर ऐवान सदर ने ताज़ियती पैगाम में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह मिस्री मुसल्लह अफवाज ने भी ताज़ियती पैगाम में कहा कि मिस्र के लिए साबिक सदर की खिदमत यादगार रहेंगी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।